नमस्कार। चलिए आज मणिपुर के एक बहुत ही दिलचस्प विधानसभा क्षेत्र थोंगजू को समझते हैं। हम इसके सियासी ताने बाने को परत दर परत खोलेंगे। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि ये थोंगजू के लोगों की उम्मीदों, उनकी परेशानियों और उनके फैसलों के पीछे के सिस्टम को समझने की एक कोशिश है। ये है थोंगजू, इम्फाल ईस्ट जिले का एक शहरी और सेमी अर्बन इलाका। लेकिन ये सिर्फ एक नक्शे पर एक जगह नहीं है। ये एक जिंदा जागता समाज है जिसकी अपनी चुनौतियां हैं और एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक चेतना है। इस पूरे विश्लेषण में हम इसी जमीन की नब्ज को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम इसे कैसे समझेंगे? हमारा सफर इन 5 हिस्सों में बटा होगा। पहले हम यहाँ के वोटरों को जानेंगे, फिर उनकी आवाज में जो एक विरोधाभास है उसे सुनेंगे। इसके बाद यहाँ के मुख्य राजनीतिक मुकाबले का विश्लेषण करेंगे, फिर आंकड़ों की गहराई में उतरकर चुनावी पैटर्न को डीकोड करेंगे और आखिर में इसी डेटा के आधार पर शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। यहाँ के लोग, इनकी सबसे बड़ी पहचान है इनकी सक्रिय भागीदारी। थोंगजू के लोग आप कह सकते हैं सिर्फ दर्शक नहीं हैं, वो सियासी प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल होते हैं। सोचिए, 32,000 से ज्यादा वोटर। और ये कोई आम वोटर नहीं है, ये पढ़े लिखे हैं, शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में रहते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हैं और अपने अधिकारों को अच्छी तरह समझते हैं। ये एक ऐसा समाज है जो अपने भविष्य को लेकर बहुत सजग रहता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वोटर की आवाज। और यहीं पर थोंगजू की कहानी में एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ तो है जबरदस्त राजनीतिक भागीदारी और दूसरी तरफ है कुछ ऐसी बुनियादी समस्याएं जो सालों से वैसी की वैसी ही हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 91.84%। ये 2022 के विधानसभा चुनाव में थोंगजू का वोटर टर्नआउट था, लगभग 92%। जब किसी भी जगह के 10 में से 9 से ज्यादा लोग वोट डालने के लिए घर से निकलते हैं, तो ये लोकतंत्र में उनके गहरे विश्वास को दिखाता है। देखिए, इतना बड़ा टर्नआउट सिर्फ एक नंबर नहीं होता, ये एक सीधा संदेश है, एक पैगाम है कि लोग देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं और वो अपने नुमाइंदों से जवाबदेही चाहते हैं। वो अपने वोट की कीमत को जानते हैं। तो सवाल उठता है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में वोट डालने क्यों निकलते हैं? वजह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। हर मॉनसून में बाढ़ और जलभराव, खराब ड्रेनेज सिस्टम, बिजली का कोई भरोसा नहीं और पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी की हकीकत हैं। हमारे संविधान का आधार हर नागरिक की गरिमा यानी डिग्निटी है, और जब पानी और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती तो ये सीधे सीधे उस गरिमा पर असर डालता है। इसलिए लोगों का हर एक वोट इन समस्याओं के समाधान के लिए एक पुकार है। अब बात करते हैं मैदान की। थोंगजू में चुनावी लड़ाई मुख्य रूप से 2 ध्रुवों के बीच सिमटी हुई है। एक तरफ है मौजूदा विधायक जो बीजेपी से हैं और दूसरी तरफ है कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के चैलेंजर। ये सिर्फ 2 उम्मीदवारों की नहीं, बल्कि 2 अलग अलग रणनीतियों की भी लड़ाई है। चलिए दोनों पक्षों को एक रणनीतिकार की नजर से देखते हैं। मौजूदा विधायक, उनके पास क्या है? 2 बार की सत्ता है, वो विकास के कामों का दावा करते हैं और जाहिर है उन्हें केंद्र में अपनी पार्टी का मजबूत समर्थन भी हासिल है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो जिला परिषद के सदस्य हैं, यानी उनकी जमीनी पकड़ है। उनकी छवि भी साफ सुथरी है, लेकिन उनके सामने संसाधनों की कमी और एक स्थापित विधायक के मुकाबले कम पहचान जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, डेटा। क्योंकि राजनीति में अक्सर जो भावनाएं दिखती हैं, उनके पीछे की असली सच्चाई आंकड़े ही बताते हैं। नंबर्स, वो झूठ नहीं बोलते। तो आइए थोंगजू के चुनावी आंकड़ों को समझते हैं। इस चार्ट को देखिए, ये 2017 और 2022 में बीजेपी के वोट शेयर की कहानी है। 2017 में बीजेपी को लगभग 12.5% वोट मिले थे, लेकिन 2022 में ये घटकर लगभग 52% रह गया। ये जो 11% से ज्यादा की गिरावट है, ये मामूली नहीं है, ये एक ट्रेंड है। और यही गिरावट आपको जीत के अंतर में भी साफ दिखाई देगी। 2017 में जीत का मार्जिन 27% से ज्यादा था, जो 2022 में घटकर 23% से भी कम हो गया। इसका सीधा सा मतलब है कि जमीन पर मुकाबला और कड़ा होता जा रहा है। और ये गिरावट सीधे तौर पर उन्हीं बुनियादी समस्याओं से जुड़ी हो सकती है जिनका जिक्र हमने पहले किया था। 2022 का ये नतीजा एक और बहुत दिलचस्प बात बताता है। बीजेपी को मिले 52%, कांग्रेस को 29%।
लेकिन यहाँ एक तीसरा खिलाड़ी भी है, जेडीयू, जिसे 16% वोट मिले। अब सोचिए, ये 16% वोट, ये क्या है? ये साफ तौर पर बंटा हुआ विपक्ष है। अगर ये वोट एक जगह इकट्ठा होता तो शायद नतीजा कुछ और ही होता। और अगर हम थोड़ा और पीछे जाकर देखें, ये टाइमलाइन थोंगजू के मिजाज को दिखाती है। 2007 में कांग्रेस, 2012 में एआईटीसी और फिर 2017 और 2022 में बीजेपी। इससे क्या पता चलता है? यही कि थोंगजू का वोटर किसी का बंधुआ नहीं है। वो परफॉर्मेंस देखता है और अपना फैसला बदलता है। यहाँ वफादारी कमानी पड़ती है, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो इस सारे विश्लेषण के बाद, इस सारे डेटा को समझने के बाद सवाल ये है कि रास्ता क्या है थोंगजू का जनादेश हासिल करने का, यहाँ के लोगों का भरोसा जीतने का? वो ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है? रास्ता बिल्कुल साफ है और वो डेटा से ही निकलता है। पहला कदम, स्थानीय समस्याओं का ठोस समाधान। ड्रेनेज, बाढ़, बिजली पर सिर्फ बातें नहीं, जमीन पर काम। दूसरा, एक मजबूत मोर्चा बनाना ताकि सत्ता विरोधी वोट बिखरने से रुके। तीसरा, युवाओं से जुड़ना, उनकी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी को सीधे तौर पर संबोधित करना। और चौथा, सबसे जरूरी, लास्ट मील डिलीवरी, बूथ स्तर पर वोटरों से सीधा संपर्क और उनकी समस्याओं पर बात। और हाँ, यहीं पर लोगों से सीधे जुड़ने में भारत के डेटा संरक्षण कानूनों का सम्मान करना बेहद जरूरी हो जाता है। वोटरों से संवाद करते वक्त उनकी निजता का, उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना और उनकी सहमति के बिना उनके डेटा का इस्तेमाल न करना एक जिम्मेदार राजनीतिक प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक है, थोंगजू का वोटर जो इतना सजग है, जो इतनी बड़ी संख्या में वोट डालता है, उसका अगला जनादेश क्या? बड़े बड़े वादों पर तय होगा या फिर उस एक वादे पर जो घर के बाहर की नाली को ठीक कर दे? इसका जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन एक बात साफ है, थोंगजू के लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at ngr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.